हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ वाला में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द्विघात समीकरण के, इसके और भी पार्ट आ चुके हैं। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ जाकर के इसके और भी पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देर न करते वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, तभी सबको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, कह रहा है एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहने का मतलब शांत जल, जो जल मतलब जिसमें धारा नहीं बह रही है, उसमें शांत जल में यहाँ पे नाव की चाल दी हुई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में चाल हो गई। देखो लास्ट में पहले पढ़ लेते हैं, निकालना क्या है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले धारा की चाल लिख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे दी हुई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी लिख लिया, ठीक है। तो धारा की चाल होगी x किलोमीटर प्रति घंटा, और शांत जल में नाव की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो आगे पढ़ते हैं हम। वो कह रहा है नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है। तो पहले धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात कर लेते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल, तो इसके में देखो क्या करना पड़ेगा। धारा की दिशा होती है अनुकूल, धारा की विपरीत दिशा होती है प्रतिकूल। जैसे मान लो यहाँ पे धारा बह रही है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे धारा बह रही है, ठीक है। यहाँ पे नाव की चाल है, पहले समझते हैं। नाव की चाल मान लेते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो भी शांत जल में। शांत जल में नाव की चाल कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन होता क्या है उसमें जो है धारा की चाल यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल जैसे मान लेते हैं, नाव जा रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शांत जल में, लेकिन धारा की चाल अगर 10 है तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। और विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाएगी, घट जाएंगी। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, वो धारा मतलब बह रही है। और शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 15। तो धारा की अनुकूल दिशा में, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, 15 + x। तो यही हम लिखते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा। और एक चीज़ और लिखते हैं, धारा की विपरीत दिशा में, यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर। तो विपरीत में क्या हो जाएगा, चालें यहाँ पे घट जाती हैं। 15 - x यहाँ पे हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो धारा की दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। धारा की दिशा कह सकते हैं अनुकूल में, यहाँ पे अनुकूल भी लिख सकते हो। और ये क्या होता है, प्रतिकूल होता है। ये अनुकूल हो जाएगा और ये प्रतिकूल, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, अनुकूल और प्रतिकूल करके। अब देखो कह रहा था नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर उसी विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में समय कितना लगता है, 4 से ही यहाँ पे 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटे 30 के मिनट का मतलब है 4 घंटे, तो ये हो गया। और 30 मिनट में क्या हो जाएगा, आधा घंटा और हो जाएगा, तो 4.5 घंटा समय लगता है। कुल मिला के कहने का 4 से ही 1/2 घंटा। तो 4 दूनी 8, 9/2 घंटे लगते हैं। कितना लगता है, 9/2 घंटे समय लगता है। देखो 30 मिनट को अगर यहाँ पे घंटा बनाएंगे तो 30/60, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4.5 घंटे यहाँ पे हो जाएगा। तो उसको हम लिख लेंगे 9/2 घंटे। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, धारा की
दिशा में, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाने में लगा समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 30 बटे चाल कितनी है, उसमें चाल हो जाएगी 15 प्लस एक्स, 15 प्लस का एक्स। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, इसको 9 को यहाँ पे, तो 30 बटे यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस एक्स। और धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा कह सकते हैं प्रतिकूल में लगा समय, दूरी बटे चाल। चाल इसमें क्या हो जाएगी विपरीत दिशा में चाल, 15 माइनस का एक्स हो गया, 15 माइनस यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अब देखो कुल समय कितना लगता है, कुल समय लगता है 4.5 घंटा, 4 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ पे हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, देखो धारा की दिशा में जाने और आने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पे कुल हो जाएगा, तो योगफल यहाँ पे कर देंगे 30 बटे 15 प्लस का एक्स और प्लस के 30 बटे 15 माइनस एक्स बराबर 9 बटे, कुल समय कितना लगता है, तो 9 बटे 2 घंटे। तो ऐसे कर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे, वो 30 पर एलसीएम ले, तो 30 कॉमन ले लिया, एलसीएम नहीं कॉमन ले लिया सॉरी। यहाँ पे 1 बटे 15 प्लस एक्स बचेगा, प्लस 1 बटे 15 माइनस एक्स बचेगा, इक्वल टू 9 बटे 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 30 बाहर आ गया, ये गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 15 प्लस एक्स और यहाँ पे 15 माइनस का एक्स हो जाएगा। ऊपर देखो यहाँ पे 15 प्लस माइनस का एक्स और प्लस ये इधर गया 15 प्लस एक्स बराबर 9 बटे 2, गुणा में कहाँ चला गया, भाग में, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें कटेगा कुछ, एक्स कैंसिल हो गया, 15 15 कितना हुआ 30 कर लो। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखा हुआ, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे हम ए स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 15 हम 225 कर लेते हैं, सीधे लिखो यहाँ पे, ठीक है। और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सुनो पहले, ए स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या हुआ 225 माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर सकते हो, तो 225 माइनस का एक्स स्क्वायर कर लेना, ठीक है, इक्वल टू 9 बटे 2 इंटू 30 हो जाएगा। अब इसका जब सॉल्व करते हैं ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्रॉस गुणा करा देते हैं, तो इसका गुणा इससे फिर हो जाएगा, ठीक है, और ये इसके गुणा में आ जाएगा। तो इसको देखो सॉल्व करने के लिए पहले, हाँ चलो हल करते हैं इसको। तो 9 गुणा 225 माइनस का एक्स स्क्वायर, 225 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 गुणा 30 इंटू में 30, ये हो गया 2 गुणा 30 इंटू 30। अब देखो गुणा में तो कहाँ चला गया, भाग में, 225 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 गुणा 30 इंटू में 30 हो जाएगा, बटे यहाँ पे जो गुणा में वो कहाँ चला गया, भाग में। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना इसको। अब देखो 3 द्याम 30, 10 त्रिका 30 और 3 त्रिका 9, 3 द्याम 30 3 त्रिका 9, 3 द्याम 30 3 त्रिका 9 और 3 द्याम 30, ये हो गया 10 द्याम 100 दूनी 200, कितना हो गया ये हो गया 200। यहाँ पे कितना है 225 माइनस का एक्स स्क्वायर उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर देखो इसको ले आओ इधर, 225 माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 200, 225 में 200 जाएगा तो कितना बचेगा 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये 25, तो एक्स बराबर √25, तो यहाँ पे मान आ जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस 5, ठीक है। तो नेगेटिव मान लेंगे नहीं, इसमें पूछा था धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो धारा की चाल यहाँ पे क्या हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः धारा की चाल बराबर हो जाएगी यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें धारा की चाल ही पूछ रहा था, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे ये मान +2 लिया जाएगा, ठीक है, प्लस के 5। तो इसका कंप्लीट आंसर हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका अगला नंबर क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो दूरी है वो 132 किलोमीटर है। तो यहाँ पे पहले मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी लिख देते हैं, ठीक है। मैसूर व बेंगलोर के
बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। मैसूर व बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। अब वो ये कहता है एक्सप्रेस रेलगाड़ी, मान लो देखो एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो बहुत तेज़ी चलेगी, मान लो ठीक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी है तो वो बहुत तेज़ चलेगी। एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, तो समय की बात हो गई। लेकिन लास्ट में दोनों क्या कहता है, दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब एक्सप्रेस की जो चाल है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल वो सवारी वाले से 11 ज़्यादा है, ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो पहले हमें किसकी माननी पड़ेगी, सवारी की, ठीक है, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल मानना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो माना सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर यहाँ पे हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे हम देखो लिखते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे, देखो समय की बात कर रहा है, समय भी निकालना पड़ेगा। तो अभी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल भी निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं सवारी गाड़ी द्वारा, सवारी गाड़ी द्वारा। अब देखो सवारी गाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर्स की चाल से 132 किलोमीटर की दूरी है, ठीक। तो यहाँ पे थ्योरी लिखने का बहुत ही अच्छा तरीका है यहाँ पे कि सवारी गाड़ी द्वारा जितनी उसकी चाल है चाल लिख दो, और जितनी दूरी है उतनी दूरी को तय करने में लगा समय, क्योंकि दूरी पता है चली गई, हमें दूरी पता है और चाल पता है, तो किसकी बात करेंगे हम, समय की बात करेंगे कि चाल से 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो 132 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। अब देखो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल लिखेंगे यहाँ पे हम एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, ये जो चाल है ना सवारी गाड़ी की चाल और प्लस का 11 इससे ज़्यादा है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब फिर वही काम करेंगे, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा इतनी चाल से 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो 132 बटे यहाँ पे चाल कितनी हो जाएगी, x + 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। अब देखो मेन समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, वो ये कह रहा था तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, बस यही समझना है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय है 132 बटे x + 11। एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय इतना है, और सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है 132 बटे x, उसमें से 1 कम हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा जो समय है वो सवारी गाड़ी द्वारा तय करने में लगे समय से 1 घंटे कम है, तो इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे -1 इसको इधर ले आते हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 132 ये उधर चला जाएगा, 132 बटे x माइनस के 132 बटे x + 11 हो जाएगा।
इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो 132 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1/x माइनस का 1/x प्लस 11 हो जाएगा और इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनटू में अपॉन में चला जाएगा, तो इसको देखो सॉल्व भी करते हैं। यहाँ पे 1/x माइनस का 1/x प्लस 1 इक्वल टू 1/132। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। हाँ देखो, x हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो x प्लस 1 हो गया, माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू 1/132। x कैंसिल हो जाएगा, 1/x से गुणा कराते हैं, x स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा इक्वल टू 1/132। चलो गुणा करा लेते हैं इसका। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा, क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो इसका गुणा x से करेंगे इतना आ गया, बराबर कितना हो जाएगा 132 हो गया। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 132 पूरा, ठीक है। 132 तो है ये, मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, माइनस का इसको इधर ले आओ, ठीक है। 132 इक्वल टू 0। अब इसके देखो फैक्टर बनाते हैं, 132 के यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने में यहाँ पे हम पहले 132 देखो फैक्टर निकाल सकते हैं इस तरह से यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बताते हैं पहले 44, और यहाँ पे हो जाएगा 44 और 33 का बनेगा यहाँ पे। तो देखो इसका फैक्टर जब हम करेंगे ना, तो यहाँ पे इसका फैक्टर करने में इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो देखो इसका जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे हम x स्क्वायर और प्लस का 12 कर लेंगे, 12x माइनस का 11x कर लेंगे। 12 देखो 12 हमें 120 होता है, और 12 कम 12 120, और 12 कितना हो जाएगा 132 होएगा। तो 12x माइनस का 11x से बन जाएगा इसका फैक्टर है 132 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। और x कॉमन ले तो x प्लस यहाँ पे 12 हो जाएगा, और माइनस माइनस है यहाँ पे, तो माइनस का 11 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, x प्लस यहाँ पे 12 हो गया और x माइनस 11 हो जाएगा, x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो इनको जब 0 बराबर करते हैं तो यहाँ पे x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 12 हो जाएगा यहाँ पे, और x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ पे 11। देखो पॉजिटिव मान यहीं पे ये है, ठीक है, निगेटिव मान तो लिया नहीं जाएगा, x बराबर 11 हो जाएगा। तो जब x बराबर 11 हो जाएगा तो यहाँ पे पूछा क्या था, यहाँ पे पूछा रहा था दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए, दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल। तो यहाँ पे सवारी वाली जो चाल है ना, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल जो है ना, वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और इसके बाद में जब सवारी 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और इसके बाद में एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल देखो यहाँ पे कितनी, x प्लस 11 है, तो यहाँ पे एक्सप्रेस वाली की, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, तो x प्लस 11 है, तो इसमें x प्लस 11 है, हाँ x प्लस 11 है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं चलो 11, तो 11 प्लस का 11 इक्वल टू यहाँ पे 22 हो जाएगी। देखो जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी थी सवारी रेलगाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक थी उसकी चाल, तो यहाँ पे 11 उसकी आई, सवारी तो एक्सप्रेस की हो जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखो, अगला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर,
देखो पहले वर्ग की भुजा मान लेंगे x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा मान लेंगे y मीटर। फिर दोनों के क्षेत्रफल लिख देंगे और दोनों के परिमाप लिख देंगे। ठीक है, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। अब इसके बाद क्या करते हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो पहले वर्ग की भुजा क्या है, x है, तो x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं पहला वर्ग है ये, इसकी भुजा कितनी है x, ये पहला वर्ग है। तो यहाँ पे एक दूसरा वर्ग बना लेते हैं, सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं, इसकी भी बराबर थी, इसकी भुजा है प्रत्येक है y, ये दूसरा वर्ग है। ठीक है, इस तरह समझ सकते हो। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर हो जाएगा और पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, y मीटर, तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर क्योंकि भुजा मीटर में है। ठीक है, अब पहले वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा होता है परिमाप, 4 गुणा भुजा। तो पहले वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4, भुजा कितनी है यहाँ पे x, 4x, और यहाँ पे लिख देंगे दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर वहाँ पे 4y हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब जैसा प्रश्न कहेगा वैसे ही हम करेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है, दो वर्गों के क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर, दोनों का योगफल 468 है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी बात क्या कहता है, उनके परिमापों का अंतर 24 है, मतलब पहले का परिमाप हो जाएगा पहले वर्ग का परिमाप और दूसरे वर्ग का परिमाप, दोनों का अंतर 24 है। 4 कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4 छंग 4 कॉमन लिया, 4 छंग 24, 4 का डिवाइड हो गया तो 6 आ गया। यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ये दूसरा हो गया। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो अगर x के रूप में बनाना है तो y का मान रखेंगे चल के फर्स्ट में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है दोनों, फर्स्ट और सेकेंड को, यहीं से x y के मान निकलेंगे तो उनकी भुजाएं निकल आएंगे। लेकिन हमें देखो यहाँ पे देख रहे हैं अगर x का मान रखते हैं तो पहले y का मान निकल आएगा, y का रखते हैं तो पहले y का रखते हैं तो x का निकल आएगा। तो x के रूप में बना तो x बना लो, जैसे इसको इधर ले आओ तो x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो y का मान समीकरण फर्स्ट में, तो x स्क्वायर प्लस y का मान कितना है, x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 468। अब इसको हल करना है, हमें अच्छे से हल करना है इसको। देखो x स्क्वायर हो गया, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस का 2ab तो मतलब 6 दूनी 12x हो जाएगा। ठीक है, इसको खोल लेना है, 468 हो जाएगा। यहाँ पे देखो x कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, 36 को चलो उधर भाग दे देंगे, ये 36 को उधर घटा देंगे चल के, प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, 36 हो गया। 8 में 6 गए 2, 6 में 3 गए 3, और यहाँ पे बचेगा 432। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस के 12 है x। अब देखो देख रहे हैं 2 से भाग चला जाएगा पूरे में, 2 से भाग दे दो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 छंग 12, इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 216 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो इतना जब हो जाए 216 के फैक्टर निकाल लेना, इस तरह से बना करके फैक्टर निकाल लेना। हम यहाँ पे बताते हैं 18 जामन 180, 18 दूनी 36, 180 36 हो गया 216, हाँ 18 12 बन जाएगा। 18 12 गुणा करेंगे
तो 216 आता है, और गुणा और इनको जब हम जोड़ेंगे ना, इनको जब घटाएंगे तो 6 आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 18x करेंगे प्लस के 12x करेंगे, क्योंकि माइनस का 18x है प्लस के 12x, तब माइनस का 6x बचेगा। माइनस के ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस के बचेंगे। x कॉमन ले लो, यहाँ पे दो दो जोड़े बनाएंगे सॉल्व करने के लिए। x कॉमन लिया, x माइनस 18 बचा है यहाँ पे प्लस का है माइनस का, तो प्लस की 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, 12 का डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो x माइनस 18 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो यहाँ से देखते हैं, x माइनस 18 है, x माइनस 18 है तो कॉमन x माइनस 18 हो गया, और ये x प्लस 12 हो जाएगा, x प्लस 12 हो गया। इन दोनों को 0 बराबर करते हैं, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x बराबर 18 हो जाएगा। ये पॉजिटिव मान है, यही मान लिया जाएगा। और यहाँ पे भुजा, क्योंकि भुजा पॉजिटिव होगी निगेटिव नहीं होती, x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 12, तो इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको लिया जाएगा, क्योंकि भुजा पॉजिटिव ही रखनी है, पॉजिटिव होती है। अब देखो जब 18 आ गया तो यहाँ पे x क्या था, x था पहले वर्ग की भुजा। पहले वर्ग की भुजा क्या मानी थी, x, तो पहले वर्ग की भुजा आ गई ये 18, और दूसरे वर्ग की भुजा के लिए क्या करेंगे हम, देखो x का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे आके, क्या दिक्कत, तो इसको तीसरा मान लो, ठीक है, इसको तीसरा मान लो। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान इसको आगे बढ़ा लेना, समीकरण 3 में रखने पर रखो, तो 18 माइनस का 6 इक्वल टू वाई, और हम 6 के 12 इक्वल टू वाई, वाई बराबर कितना हो गया 12। अब देखो यहाँ पे जब लिखेंगे आगे ना आंसर हम, तो पहले वर्ग की भुजा कितनी हो गई, पहले वर्ग की भुजा, अतः पहले वर्ग की भुजा पहले वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगी 18 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर हो गया, 18 और 12 हो गया। अगर इनका हम गुणा कर देंगे 18-12 का, तो देखो यहाँ पहले वर्ग की भुजा हो गई, दूसरे वर्ग की भुजा हो गई। अगर उत्तर की जांच अगर करनी है तो उत्तर की जांच भी कर सकते हो, जो ये समीकरण दिए हुए हैं इन पे मान रख सकते हो। और यहाँ से मतलब जैसे यहाँ पे देख रहे होगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों के एक्स वाई के मान रख के स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, 468 आ जाएगा। इस प्रकार से उत्तर की जांच भी हो जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।